वेलकम टू सबरंग। सबरंग सोमवार को शाम 6 बजे यूके टाइम और पाकिस्तानी टाइम रात 11 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। मेरे साथ लाहौर से जनाब असद काजी साहब जो हैं वो शामिल होते हैं प्रोग्राम में, और इस्लामाबाद से जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब। असद काजी साहब जो हैं वो सच टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हैं, और जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं माशाल्लाह हर फन मौला हैं। वो सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, और पहले भी आप उनको सुनते रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आज जो हमारा प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट ये है कि कश्मीर के हवाले से 16 माह हो चुके हैं, कश्मीर के हालात जूं के तूं हैं और पूरी दुनिया उस पर खामोश है। हालांकि बहुत सारी तनकीद भी की जाती है कुछ ममालिक की तरफ से, लेकिन जो असल हकायक हैं वो वही हैं कि आज तक 16 माह गुजर गए हैं और वहाँ के हालात वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन जो इंडिया है, मोदी सरकार है, वो भी चैन से नहीं बैठी। क्यों कि चीन जो है उसकी तरफ से कुछ थोड़ी परेशानी लाहक हुई, और अब जो किसान कम्युनिटी है पंजाब की, सिख कम्युनिटी जो है वो भी उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने भी कुछ परेशान करना शुरू कर दिया है मोदी सरकार को। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा सलीम मानवी साहब हैं, उन्होंने बहुत बातें की हैं। कुछ पिछले दिनों में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपील की है जनाब कंवर जावेद बाजवा के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ और नैब के जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। जो पहला उनका जो मैं पेश करना चाहता हूँ सर। अक्सर आपने सुना होगा नैब क्लेम करती है 150 बिलियन हमने जमा कर लिया। किसी ने नैब चेयरमैन को यह बताया कि आपने बिलियंस का नुकसान कर दिया इस मुल्क का। लोग ये मुल्क छोड़ के चले गए, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग यहां किसी किस्म का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैंने लेटली प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा इसी बात का, और मैं आपसे ये शेयर करूंगा लेटर सारे जो मैंने जस्टिस जावेद साहब को भी लेटर लिखा, नैब चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, जनरल कमर बाजवा साहब को भी लेटर लिखा। और आज और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मजे की बात, ये मंगी साहब जो हैं, इंजीनियर मंगी, ये क्या कहते हैं कि जी मुझे यहां से कोई नहीं हटा सकता, मैं यहां फौज ने मुझे बिठाया हुआ है। मैं ये जनरल कमर बाजवा साहब को अपील करता हूं कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को जो आर्मी को बदनाम करें उनको आप सपोर्ट ना करें। जी, आपने सुना जो इन्होंने कहा कि आर्मी से मैं अपील करता हूं कि जो लोग मतलब कि बदनाम करते हैं आर्मी को, उनको यहाँ पर नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन इंजीनियर मंगी साहब जो हैं उनके हवाले से इनको बड़ी शिकायत हैं, और दूसरे जो हमारे क्लिप्स हैं उनमें भी आप सुनेंगे। हमारे साथ 12 हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जो ही प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा हम आपको क्लिप भी सुनाएंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने कल जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन था उसके साथ खिताब किया, उसमें भी बड़ी बातें की। उन्होंने फिर एक बार आर्मी जो है सिलेक्टर्स करके उनको खिताब किया, और यानी कि मुखातब किया आर्मी को सिलेक्टर्स करके। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इमरान खान, उनको कहा है कि बंदा ईमानदार है, बंदा ताबेदार है। बहुत सारी यानी कि नोक झोंक उन्होंने की, तो इस पर हम बात करेंगे। चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ और उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी असद काई साहब, आपकी तो पिक्चर नहीं आ रही हम तक, आप लगता है कुछ फ्रीज हुए हुए हैं। जब तक आपकी पिक्चर नहीं आती हम थोड़ा आपको रिमूव करते हैं। जी इफ्तिखार भाई, आपने सुना ये सलीम मानवी साहब जो हैं बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं, और इन्होंने कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर भी खत लिखा है और नैब के जो चेयरमैन है उनको भी खत लिखा है। और यानी कि ये क्या मसला है इनका? जब भी कोई इंक्वायरी होती है ये शिकवे गिले पे उतर आते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो करप्शन है वो छुपी रहे। क्या कहेंगे आप इनके बयान पर? देखें, उस पे जो रिएक्ट किया है नैब अथॉरिटीज ने, उन्होंने कहा है कि ये जो सलीम मांडवी वाला है उनके फेक अकाउंट्स की डिटेल्स दे दी गई हैं इनको, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है तो वो उसमें रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सियासी प्रेशर जो है वो बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जब भी किसी भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है, उसकी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, तो ऑब्वियसली ये लोग जो हैं वो उसको सियासी जो है वो जो उसको स्टंट बनाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और यही जो सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। उसूलन उनको कहना चाहिए था कि भाई आप जो बातें जो हैं, जो मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उसका उनको जवाब देना चाहिए था। जो वो जवाब देने के मेरा ख्याल इस पोजीशन में अभी तक नहीं है। असूली तौर पे तो इनको जब तक वो इन्वेस्टिगेशन में, इनको तो बयान पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, है तो। लेकिन ये जो फोरम इस्तेमाल करते हैं, फिर जमहूरियत खतरे में हो जाती है और इंतहाई शदीद खतरे में हो जाती है। अब ये देखें कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के ये नहीं है, दूसरे जो हैं बिलावल साहब हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशंस आ गए हैं। उनके जो वालिद हैं उनके ऊपर है, उनकी जो फुफिस जान है फरियाल तालपुरा, उन पर भी वो एलिगेशंस हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है ये बल्कि कह रहे हैं कि जी मैं इनको घसीट के लाऊंगा सेनेट के अंदर, उनको जवाब दे होना होगा। अब अच्छा, इस मौके जवाब पर इफ्तिखार भाई, इस मौके पर मैं दूसरा उनका क्लिप जो है वो भी सुना देता हूँ कि जी जी पिंडी प्लीज बैठा टोला जो है वो क्या कर रहा है, जरा जी सुनिएगा ये क्या कहते हैं। जी कि जी प्लीज। इंजीनियर मंगी साहब नैब इंजीनियरिंग के लिए बिठाए गए हैं। जिसने भी इनको बिठाया है मुझे नहीं पता, मैं तो अब इनकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये सारी जो टोला बैठा हुआ है पिंडी में, नैब पिंडी में, इसकी मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और मैंने पूरी सेनेट प्रिविलेज कमेटी को, लॉ एंड जस्टिस कमेटी को, ह्यूमन राइट्स कमेटी के जितने चेयरमैन हैं, मैंने उनको कहा है इनको आप बुलाएं और इनसे पूछें कि ये मंगी साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आज तक ये जवाब जमा नहीं करा सके। ये कहां थे बलूचिस्तान में, ये क्या कर रहे थे, इनको कैसे यहां लगाया गया है और इनको क्या टास्क दिया गया है, इनका क्या एजेंडा है और किसने ये एजेंडा दिया है। और ये मैं समझता हूं कि ये नैब का ये पर्टिकुलर यूनिट जो पिंडी में बैठा हुआ है, ये सरासर आर्मी वालों की और आर्मी ऑफिसर्स की नाम नाम लेके लोगों को डराता है और उनको उनकी तौहीन। जी, नाम ले लेकर उनको डराता है और उनकी तौहीन भी करता है। जी काई साहब, एक बार फिर वेलकम, आ गए हैं वापस आप, बहुत शुक्रिया आपका। जी इफ्तिखार भाई, क्या कहेंगे, ये जो पिंडी में बैठा हुआ टोला है, इनका शिकवा है नैब का, वो नाम ले लेकर आर्मी वालों का भी इनको डराता है, तो ये क्या मसला है? देखें, मेरा ख्याल ये मिसयूज कर रहे हैं आर्मी के जो उसी तरह जिस तरह दूसरे जो हमारे नून वाले हजरात हैं। ये अब जाहिर है कि जो एजाज हारून साहब हैं, जो बार प्लॉटों की ये बात कर रहे हैं, उनके वाले से भी एक लंबी चौड़ी डिटेल है, वो भी नैब ने इनको दी है। और वो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पोलिटिसाइज करने के, पिंडी के जो टोले की आप बात कर रहे हैं, तो सारी जो मतलब हमारी नेशन समझ रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये टोटली एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका इनको कोई डिविडेंड मिलेगा, इनको कोई पे करेगा कि जो इनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है। अब इसमें एजाज हारून शामिल है। अब ये जो मांडवी वाला बिल्डर्स के नाम पर ये सारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं पैसे, इनके जो फेक अकाउंट जिनको कहा जा रहा है, तो उनको जवाब देना चाहिए। नीचे जाएगा कि वो अपनी जो पॉलिटिकल जो उनके डिप्टी चेयरपर्सन के हवाले से जो इनकी सीट है सेनेट की, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। तो उनको तो मशवरा नैब ने कल दे दिया है कि भाई आप अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपकी इन्वेस्टिगेशन पर हमें कोई इस पर कोई आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और अच्छा ये वो इफ्तिखार भाई, अकेले नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ, वो भी जरूर जी जी सुनिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे क्लिप जो है इकट्ठे किए हुए हैं मैंने। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में क्या कहा, वो भी आप सुनिएगा जरा, और ये क्या कुछ जी कह जी रहे हैं। जी इंटरेस्टिंग चीजें, आपको तो पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। आपको तो पता होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के बारे में क्या बोला है। इट इज़ अ ब्लैकमेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ एक्सटॉर्शन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेट करती है। और ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी नैब के खिलाफ केस पेंडिंग है, जो कि अभी टेकअप होगा दोबारा। और ये हम अब तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम पे
नैब की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बयान करूंगा। आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं, मगर इस वायलेशन की क्या, जहां पाकिस्तान में जो हो रहा है और ये जो इस किस्म के इदारे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, इसकी हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि जो बात करता है उसको नोटिस आ जाता है। जी, जो बात करता है उसको नोटिस आ जाता है। काजी साहब, लाहौर से आपका क्या ख्याल है कि ये नोटिस क्यों आते हैं? ये जब नोटिस आते हैं तो फिर ये गर्मा गर्म जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, खा वो अपोजिशन वाले हों या खा वो कोई पार्लियामेंटेरियन हो, वो भड़क उठते हैं। आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी क्या वतीरा है। आपने देखा जब से जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को संभाला है, करप्शन एक से एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ वही नहीं करप्शन करता जिसको मौका नहीं मिलता, जिसको भी मौका मिलता है उसने अपने तौर पर इस गंगा से वो कहते हैं कि जितना भी पानी भर सकते। ओ जी, काजी साहब एक दफा फिर गायब हो गए जी। जी जी काजी साहब, आपका आज कोई नेट का प्रॉब्लम है। जी इफ्तिखार भाई, आप कंटिन्यू करें यहाँ से। जी देखें, बात ये है कि काजी साहब जो कह रहे थे ना कि जी वो जरदारी साहब के जो करप्शन के रिकॉर्ड्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गए हैं, वो सारे वो यान अली के, दूसरा जो उनको जो फेक अकाउंट से जो दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे थे, जो बिलावल भुट्टो के जो जरदारी के जो अखराजात हैं वो उसको फेक अकाउंट से दिए जा रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि कोई चीज तोड़ तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये एग्रावेट करते हैं चीजों को ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है नैब के बारे में, उसमें ज़ाहिर है उसकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अब उसको जो सजेशंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो तो जाहिर है कि पार्लियामेंट का काम था। वो पार्लियामेंट में से जो मेजॉरिटी है जो अपोजिशन की, वो तो ये चाहते हैं कि नैब को वैसे ही खत्म कर दिया गया है, और 36, 37 जो अमेंडमेंट्स जो लेकर आए थे, वो तो 36 के 36 जो है वो उनको रिलीफ देने के हवाले से बात कर रहे थे। आज बल्कि जो बात हो रही थी इसमें शाहिद खान अब्बासी जो और जो दूसरे जो इनके पीपल्स पार्टी अपना नून लीग है, वो यही उनका कहने का मकसद था कि ये हमें नैब जो है वो उसको एक पॉलिटिकल टूल के हवाले से वो लिया जा रहा होता है, जबकि ये इनके दोनों अदवार में नैब तो चेयरमैन कमर जमान के बारे में भी उनको बताना चाहिए था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या रिमार्क्स दिए थे। इफ्तिखार भाई, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर नैब इतना ही काला कानून था और इतना ही ब्लैकमेलिंग का एक इदारा था, तो ये हुकूमत में 10 साल रहे हैं, 5 साल नून और 5 साल पीपल पार्टी, तो इन्होंने इसको तब्दील क्यों नहीं किया? मैं वही पता कह रहा हूं ना कि सैटन कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, के शैतान अपने मकसद के हसूल के लिए वो बाइबल की तलावत भी कर लेता है। ये शेक्सपियर की बड़ी मशहूर एक कोटेशन है। तो अब जाहिर है कि जब इनके वो गले के अंदर जो नैब का फंदा फंसना शुरू होता है, तो चाहिए जाकर इनको जवाब देना चाहिए। अब देखे ना, इमरान जो है वो उसके फ्लैट के बारे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, तो अब उस हालांकि उसका कोई ओहदा भी नहीं था, कोई सियासी ओहदा भी नहीं रहा, कोई उसका हुकूमत में भी ओहदा नहीं रहा था। तो अब उसके बावजूद भी इमरान खान ने वो 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो सारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। वो उसमें इनको भी तकलीफ है कि 62, 63 के ऊपर वो नहीं उतरता। अब वो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये इमरान खान इस किस्म के वो मामलात में मुलव्वस नहीं है। ये तो नैब को पहले दिन से भी बात करना चाह रहे। अब इनको तकलीफ ये हो रही है, अभी जो रिसेंटली मिफ्ताह इस्माइल का आपने स्टेटमेंट सुनी होगी और शायद खान अब्बासी की भी, कि ये तो पार्लियामेंट में तो ये बात ही नहीं होती। वो तो जो नैब लॉज जो है वो सब खत्म हो रहे थे, और ये बाद में ये जो रावलपिंडी है वो भी तैयार हो गई थी उसमें अमेंडमेंट करने, लेकिन इमरान खान अकड़ गया था। अब ठीक है ना, आप जाहिर है वो कहते हैं इमरान खान अकड़ गया, तो इमरान खान ने वो उसको नहीं करने दिया। उस पर फिर शाहिद खान अब्बासी ने, अभी इससे थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे शाहिद खान कि भाई फैटफ के ऊपर पार्लियामेंट के बाहर बातें हो रही थी, वो जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी। अब अगर वो एस्टैब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है तो आप लोग, और इतनी नेगेटिव है तो आप लोग उसकी गोद में जाकर क्यों जाते हो? जुबैर के जरिए कभी वो जो बड़ा मशहूर दरवाजा है। एक छोटा सा और क्लिप है इफ्तिखार भाई, एक छोटा सा और क्लिप है, वो मैं आपको आज मैंने बहुत सारे निकाले हुए हैं, देखिए जरा सुनिए ये क्या कहते हैं। सेनेट के अंदर लाऊंगा और मैं देखता हूं कि ये अपने एसेट्स कैसे नहीं डिक्लेयर करते। हमारे लिए आप खड़े हो जाते हैं कि जी फलाने ने 1 रुपए कम डिक्लेयर कर दिया, फलाने ने 10 रुपए ये कर दिए,
आपने क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं। जब से आप अपॉइंट हुए अभी तक आपके क्या एसेट्स हैं और आपने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, और जितने लोगों से इन्होंने एक्सटॉर्शन की है, जितने लोगों के साथ इन्होंने प्ली बार्गेन की है, उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं। उनको हम सेनेट में बुलाएंगे और कमेटी में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप बताएं, आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्ली बार्गेन की कि आपने अपने लीगल केस के लिए प्ली बार्गेन। 99% लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो प्ली बार्गेन करते हैं। तो ये क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में क्रिएट हो गई है जो कि इस मुल्क को तबाह कर रही है, इस मुल्क को बर्बाद कर रही है, और कोई कहने वाला नहीं। जी, कोई कहने वाला नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस मुल्क को तबाह कर रही है। आपका क्या ख्याल है जी कि वाकई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मुल्क को तबाह कर रही है? असद भाई, आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आप कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ हो जाते हैं। आई होप दैट यू विल स्टे हियर नाउ। जी, कभी आर कभी पार। असद भाई आप शहीद हुए हैं फिर। मेरा ख्याल है इफ्तिखार भाई आप कैरी ऑन रखें। अच्छा देखें, उसमें जो बात वही हो रही थी कि 10 साल इनके रहे हैं, और जो है इनके कमर ज़मान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं वो भी तो कहे ना कि वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती थी। और सुप्रीम कोर्ट उनके उसने कमर ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा था आप जो मर्जी कर लें, मुझे अंदर कर दे, बाहर कर लें, मैं नवाज शरीफ या उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको प्रोसीड नहीं कर सकता। तो अब यह जाहिर है कि अगर ये इतने दो नंबर थे, इतने जो नैब जो इसको अपॉइंट किसने किया, ठीक है ना, ये जो नैब जब बनाई गई थी और उसमें भी उनको चाहिए था कि नैब के जो लॉज हैं उसमें वो करना चाह रहे थे, तो घसीटना चाह रहे थे। शहबाज शरीफ साहब वो नैब के जरिए घसीटना चाह रहे थे ना, और वो लाड़काना की सड़कों पर फलाह, लेकिन वो नहीं हो सका। जितने भी केसेस हैं वो नैब के तो इनके अदवार में बने हुए थे, स्वाय इसके शहबाज शरीफ इमरान खान के दौर में बने, बाकी तो सारे तो उनके दौर में थे। ये टीटी वाले केस सिर्फ इधर आए हैं ना। तो लिहाजा इस किस्म की जो बातें करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने से इनको मांडवी वाला को साहब को कोई फायदा हो जाएगा, ना ये इनको कुछ डैमेज कर सकेंगे आर्मी को। मुझे अब ये लगता है कि बिलावल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इफ्तिखार भाई, अब क्या सेनेट जो है वो नैब बनने जा रहा है और वो नैब वालों का जो है वो एहतसाब करेगा? यही मेरा नहीं ख्याल कि नैब वाले को एहतसाब कर सकेंगे। उस वक्त तक मांडवी वाला साहब को रियलाइज करना चाहिए कि अपनी पॉलिटिकल और जो सेनेट में इनके डिप्टी चेयरमैन का जो इनका रोल है उसकी वजह से ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। आई हैव अ स्ट्रांग बिलीव इन इट, क्योंकि आप जाहिर है कि इसके बाद जो उसको भी खींचना है जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर को, और बिलावल का भी उसके नाम आ रहा है, और वो अब बेल्स पर होते हैं, कभी अंदर होते हैं कभी बाहर होते हैं। तो उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जो स्कंजा जो है वो उनके गले में पड़ाएगा। वो कोर्ट में साबित, कोर्ट ऑफ लॉ अगर उनको रिलीफ देती है तो ठीक है, अदरवाइज ये इनको कोई मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई फायदा होगा इस किस्म की स्टेटमेंट देने से। बल्कि उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो आप देखें ना कि मरियम की अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। कल इनका बड़ा जलसा होने जा रहा है। मरियम की तरफ भी मैं जरूर आऊंगा इफ्तिखार भाई, मरियम की तरफ भी मैं आऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी बड़े खिताब जो हैं वो किए हैं, और मतलब खिताबात दिए हैं आर्मी वालों को भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी दिए। मैं रीजन बताऊंगा आपको। जी, मैं अभी उस तरफ भी आता हूँ। हमें लंदन से ज्वाइन कर लिया है जनाब यूसुफ तमन्ना ने। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूसुफ भाई, ठीक ठाक हैं आप सुनाइए। दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपकी तरफ से बड़ी आवाज आ रही है, क्या बात है? फीडबैक आ रही है? अच्छा, फीडबैक आ रही? जी आ रही है। इसको आप जरा ठीक करें। इफ्तिखार भाई, जो मरियम नवाज साहिबा है ना, उन्होंने तो ये कहा है कि जो सेलेक्टर हैं लाने वाले, साफ जाहिर है आर्मी की तरफ उनका इशारा है। ये बस जो है इसको रोज धक्का देते हैं और ये चलती नहीं है, और ये नाअहल लोगों का टोला जो है वो हमारे सर पे बिठा दिया है। और दूसरा ये है कि जो जी, मेरी किसी इनसाइडर से बात हो रही थी नून लेके, उनका ये कहना है कि इन्होंने शायद कोई एक लॉबिंग फर्म जो है वो हायर कर लिया। इससे पहले जब मुराद सईद से बात हो रही तो मुराद सईद भी यही क्लेम कर रहा था कि ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है लॉबिंग की, जिसका फर्म है जिसको नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका को इनको उन्होंने
ने हायर किया था 7,50,000 पाउंड स्टर्लिंग्स के, उनको पे किया था। लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया हमें कि वो पैसे कहां से दिए गए थे, गवर्नमेंट के खजाने से दिए गए थे। मैं नवाज शरीफ के वाले से बात कर रहा हूं जब वो लॉबिंग किया करते थे। तो अब वो ये जो बातें करें ना, ताबेदार, उसने करप्शन की लेकिन वो ताबेदार है इसलिए, और दूसरा वो ईमानदार है, ये दो जो नारे दे रहे हैं वो इसके बारे में हमारे जो कुछ लोगों से जो बात हो रही थी वो यही कह रहे हैं कि ये एक बाकायदा किसी लॉबिंग फर्म की तरफ से इस तरह की उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो है वो आ रही हैं, जो आपने पिछले वो देखा होगा जो इन्होंने कन्वेंशन किया था सोशल मीडिया के ऊपर। कल होने जा रहा है इसका जो पीडीएम के जो पार्टीज हैं उनके सारे लीडर्स की जो होनी जा रही है कॉन्फ्रेंस, अपना मीटिंग होने जा रही है, और उन्होंने कहा कि आर या पार। अब आर या पार क्या होता है, हमने ये पूछा उनसे भी, आर और पार क्या चीज है आपकी ना। हालांकि जाते उनके सर पे किसी ने डंडा भी मारा, वो बाहर निकल गई शादरा में। तो अब उसमें कहा कि जी ये इस्तीफे भी दे सकते हैं। अब इस्तीफे जो हैं वो अगर वो दे देते हैं तो अब ज़ाहिर हमें नहीं लगता कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो अब एक सिंध गवर्नमेंट पूरी की लेकर बैठे हुए वो इस्तीफा देने के लिए उनको तैयार है। और जब हमारी उनसे मुर्तजा वहाब से बात हो रही थी तो मुर्तजा वहाब कहता है कि हमारा इस तरह का कोई जो डिसीजन नहीं है, और ना CWC जो होती है उनकी जो कमेटी होती है उसमें कोई फैसला हुआ है, और ना हमें कोई लग रहा है कि हमने कोई इस तरह के कोई करना है। तो अभी ये जो प्रलॉन्ग इनका मैच होता है ये जा रहा है 6 मार्च तक, जब सेनेट के इलेक्शंस होने हैं। तो सेनेट के इलेक्शन तक इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं। अब जो 11 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें आप देख ले कि सिर्फ जो मैटर करती है वो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। बाकी जो तकरीबन पार्लियामेंट में उनका सर्टन रोल भी कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब भी वो हार चुके हैं, उनका बेटा है बस पार्लियामेंट के अंदर, बाकी तो सीटें हार चुके हैं। और उनके अपने हल्के के अंदर इतनी यहूदी लाबी थी कि उन्होंने इनको हरा दिया, और वो गंडापुर साहब से हार गए थे। तो हमें नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिकल जो उनका विजन होगा पीपल्स पार्टी का और नून लीग का वो कल एक होगा। तो आर या पार जो है वो हमें बिलहाल वो ये जो इस्तीफे देते हुए नजर नहीं आ रहे। वो तो अभी भी कल वो कह रहा था फैसल जो है वर्ड आके, जी अगर आपने इतनी तरद्दुद करने की क्या जरूरत है, आप इस्तीफा दे और देकर जा रहे हैं। अब वो कैसे कह रहे, कहते जी अगर इस्तीफा देंगे तो हम सिर्फ इस्तीफा नहीं देंगे, तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस्तीफे के साथ हम जिमनी इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो जिमनी इलेक्शन मुझे हमें नहीं पता कि वो आप किस तरह आप रोक सकते हैं। जब सीटें खाली होंगी तो इलेक्शन कमीशन विद इन 90 डेज तो वो अनाउंस कर देगा। तो वो आप डंडे के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे या किस तरीके से आप रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे नहीं लगता कि ये जो कल का जो फैसला होने जा रहा है, जिस तरह वो कहा 13 दिसंबर 13 को उनका जलसा है लाहौर का, और कल जो उनकी मीटिंग हो रही है कि जिसमें ये फैसला किया जाएगा। और मुझे जो उम्मीद है या मैं जो समझ रहा हूं कि कोई इस तरह की जो यूनानिमस जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस नहीं ये कर सकेंगे। जी यसो भाई आपकी तरफ आता हूँ। यसो भाई आपने शायद कोई क्लिप सुना होगा सलीम आनीवाला का, वो बड़े शिकवे कर रहे थे नैब पर, और आर्मी को मैंने खत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, नैब के जो चेयरमैन है उनको भी लिखा है। ये शोर क्यों मच जाता है जब कोई इंक्वायरी शुरू होती है किसी पे? देखें, ये इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ये अदालतों में जवाब तो देना नहीं चाहते। इनकी ख्वाहिश ये है कि रौला डाल के उसको केस को इधर उधर कर दें। लेकिन जब आदमी के पास कोई दलील नहीं होती है, कोई बात वजन नहीं होता जिसमें, तो वो कोशिश ये करते हैं कि शोर मचा दें। आप ये इनके जो शोज हैं, शाम को जो शोज में बैठे होते हैं, जहां कोई आदमी दलील से बात करने लगता है तो दूसरा आदमी जो होता है वो उसको छेड़ना शुरू कर देता है, उसमें कुछ जुमलेबाजी शुरू कर देता है। सबब यही होता है कि कोई काम की बात ना होने पाए और रौले रपे में सारी बात जो है वो खत्म हो जाए। सलीम मांडवी वाला जो है ज़ाहिर बिजनेसमैन है, कोई खराबियां उन्होंने यकीनन की हैं जिसकी वजह से अब उन्हें मिर्चें लग रही। और जहां तक उनकी पोजीशन का ताल्लुक है, ये जो उन्होंने कह दिया ना कि सेनेट और नैब आमने सामने होगी, ये सवाल पैदा इसलिए नहीं होता कि नैब एक आईनी इदारा है लेकिन सेनेट की ये सिर्फ वाइस चेयरमैन है। ये भी नहीं है कि ये चेयरमैन हो और उसमें ओवर राइडिंग कर सकें किसी बात पे, ये भी नहीं कर सकते। ये अपना एक मोशन पेश कर सकते हैं, उसके बाद मुमकिन है जो बाकी सेनेटर है वो कहेंगे नहीं ये जरूरी नहीं है और इस पे बहस होने की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं कि जी दुनिया में बदनाम कर दूंगा और सारी दुनिया में इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारे जो है ना
गीदड़ भपकियां हैं, और ये जाहिर है गीदड़ भपकियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सही है। हमारे साथ असद काजी साहब एक बार फिर ज्वाइन कर लिया उन्होंने। आज काजी साहब आप आ रहे हैं और जा रहे हैं जैसे नैब बुलाता है और आते और जाते हैं लोग, इसी तरह आप भी कर रहे हैं आज हमारे शो में। बहरहाल आपने तो क्लिप भी सुने और आप बात करना चाह रहे थे, आपका क्या ख्याल है कि ये जो सेनेट और नैब आमने सामने आ गया है, नैब को हम बुलाएंगे, नैब ने जिनके साथ प्ली बार्गेन की है उनको बुलाएंगे, ये सब क्या तमाशा लगने जा रहा है? काजी साहब चीखे, आपको चीखों से पता चल जाता है कि कितनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है कि इस वक्त चोरी पकड़ी गई है। देखिए, इदारे पहली दफा पाकिस्तान के अंदर फाल हुए हैं और जो बंदा भी लगा है उससे हम भी उम्मीद करते थे कि वो अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे। तो जो मंगी साहब के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, मंगी साहब ने आपको पीछे देखा, बड़े कारनामे सारे अंजाम दिए हैं, तो हम तो इनसे यही उम्मीद रखते थे कि इन सब की चीखें निकलें। अब मार्च में आपको पता है जनरल इलेक्शन होने हैं, उसमें तो इनकी छुट्टी है। उसके बाद तो इनके पास ये जो प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर बैठ के इन्होंने बहुत बड़ी पड़के मारी हैं, वो अब नहीं रहेगा। तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि ये चीखें इसलिए सुनाई दी हैं कि भाई उनको अपना इंजाम नजर आ रहा है कि इसके बाद वो कोई सफाई पेश नहीं कर सकेंगे और कहीं से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए वो इंटरनेशनल जगह, देखिए बात लेके आ गया कि ह्यूमन राइट्स, वो भैया आपको सड़कों पे रख के मार रहे हैं। अजीब बंदे जिनकी समझ नहीं आ रही कि क्या आपके साथ ज्यादती जुल्म हो गया है। आप सीट पे उसी तरह हैं, आप उसी तरह ही स्पीच कर रहे हैं, आजाद मीडिया पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर भी आप रो रहे हैं। अजीब। मैं तो समझ सकता हूँ कि मुनाफिकत इससे ज्यादा आपको कहीं पर नजर नहीं आएगी, जो माड़ी वाला ने अपने आप जहर कर लिया और मीडिया पर आकर बताया। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये जो लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया का जो कन्वेंशन हुआ है, उसमें मरियम साहब ने कहा, मेरे पास क्लिप तो है लेकिन शायद वो सही ना चल सके, और उन्होंने ये कहा है जी कि बंदा बड़ा ईमानदार है, मतलब कि नोक झोंक की उन्होंने, और बंदा बड़ा ताबेदार है। और भाई ताबेदार अगर है तो आप लोग भी तो ताबेदार रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इस किस्म के जो नारे हैं वो क्यों उठते हैं? देखें, ये मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी बात हुई है उनके क्लोज सर्कल में, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने को फर्म शायद लॉबिंग फर्म हायर की है। ये जो उसकी पोस्ट की जा रही है ना, ये सारी स्पीच जो है वो बाकायदा लॉबिंग, यहाँ पे जो एनालिस्ट और उनका एडवाइजर बैठा हुआ है अब वो डिजाइन कर रहा है। अब जो इन्होंने ईमानदारी का उनके साथ, क्योंकि ये एक इमरान खान के बाद आम तासुर है कि वो करप्शन नहीं करता, तो उसकी जो गवर्नेंस के अंदर जो खराबियां हैं उसकी जात के साथ उन्होंने मुंसलिक करके ताबेदारी, यानी वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो ये ख्याल है कि वो खुद अपने आप को पेश करेंगे, भाईजान हम भी तो ताबेदार थे, वो आपको आपने हमारी वो ताबेदारी क्यों रिजेक्ट कर दी? आपको याद है ना कि जिस वक्त मियां शरीफ साहब और जो मियां साहब जो है जो इस तरफ साइड पे खड़े थे ऐसे करके, तो कह रहे थे कि यार बच्चा जड़ा है बीए कर लिया है, कि वो पहले तो रंगीले के पास लेकर गए थे कि इसको फिल्मों में कोई काम शाम दिला दो, तो रंगीले ने कहा कि भाई ये तो इस काबिल ही नहीं है कि एक्टिंग कर सकता है। हालांकि रंगीले से बहुत बड़ी गलती हुई, इससे बड़ा तो एक्टर ही कोई नहीं था। आप देख लेना, वो पूरी एस्टेब्लिशमेंट को चीट करके वो लंदन चला गया। तो ये जो नारे मार हैं, ये ऑब्वियसली ये बाकायदा को फर्म रजिस्टर इनकी जो है इनके साथ अटैच हो गई है। सेकेंडली, आपने उनका मियां साहब का भी आपने वो सुना, तो वही आसम जो है जनरल आसम बाजवा का है, उनके ऊपर उनकी कहा था, उनके ऊपर यही सवाल मैं आपसे करने लगा था। आसम बाजवा साहब के बारे में नारा लगवाया कि आसम बाजवा रसीदें दो, रसीदें दो, तो भाई इन्होंने भी तो रसीदें नहीं दी हैं। हाँ, क्या ख्याल है यशो भाई, क्या ख्याल है? वही तो बात कर रहे हैं, वो एक मुहावरा ना कि खुद में फंसी है दूसरों को नसीहत। मतलब जो रसीदें आपसे मांगी गई थी वो तो आपने दी, आप दूसरों से रसीदें आप किस मुंह से मांग रहे हैं? आपका मुंह इस काबिल है कि आप दूसरे से कोई सबूत मांग सके जब आपके पास अपने सबूत नहीं है? सही है, बिल्कुल। जहां तक ये सारे फर्मों की बात है ना, ठीक है, जाहिर है मरियम नवाज, इसमें कोई शक नहीं है कि बज़ाहिर ज़हीन नजर आती है, ज़हीन है, जो उसने अपने औरत होने के जितने भी लवाजमात थे वो सारे इस्तेमाल कर लिए। सही है। आज आपने देखा वो कैसे हाथ नचा के, परसों जो रैली निकाली थी तो गाड़ी पे सीधे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के जो हरकतें,
टाइटैनिक थी, या मतलब जाहिर है इसको कोई दूसरा नाम भी तो दिया जा सकता है ना। टाइटैनिक तो आप बड़ा मतलब इज्जतदाराना कह रहे हैं ना इसको। इमरान खान जो था वो भी उसी तरह कर रहे थे। देखे ना, इसको लोग एक दूसरा नाम भी तो दे सकते हैं ना, कि दोनों हाथ आप उठा के जब औरत किसी वैन पे खड़ी हो जाए तो उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है ना। ठीक है। तो ये देखे ना, जी वो ट्वीट कर रहा था मैं बात को। जा वो देखे ना, होता ये है कि औरत ने अपने सारे जो चलतन है वो सारे इस्तेमाल करने हैं। बेनजीर भुट्टो भी एक जमाने में यही करती थी, उनको भी ये चूंकि एक एज हासिल था कि खातून है तो वो इस्तेमाल करती थी। अब ये आ गई हैं तो ये उससे भी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि ये उससे जरा मतलब सलाहियत में कम है, लेकिन जाहिर है दूसरे मामलात और ज्यादा इनके बेहतर है, शक्ल उससे बेहतर है, फिर एज फैक्टर है, फिर जाहिर है बाप ने एक मिराज छोड़ी है, जो जो चीजें नजर आती है वो अपनी जगह है। इस वजह से इन चीजों से अब जाहिर है इनकी तकरीरें लिखने वाले भी होंगे, कोई इनको शक्लें बता के बताने वाले भी होंगे, कोई हाथ कैसे नचाने हैं ये भी बताने वाले होंगे। जाहिर है एक जमाने में आपने सुना होगा कि कहानियों में जो शहजादियां और शहजादे होते थे वो सिर्फ खूबसूरत होते थे। उसकी वजह ये होती थी कि ये जो आजकल हम मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं, उस जमाने में मशाताएं होती थी और वो उनको बना सजा के रखती थी, इसलिए वो खूबसूरत नजर आती थी। जरूरत नहीं कि शहजादी पैदाइशी तौर पे खूबसूरत हो, वो बदसूरत भी हो। आपने देखा होगा कि बदसूरत औरत भी होती है तो जब उसकी शादी हो रही होती है तो वो कैसी परी लग रही होती है। तो इस वजह से ये वो सारे मामला सारी चीजें इस्तेमाल करेंगी। और देखें, इसको अगर कोई जवाब देगा ना तो फिर ये अपने मजलूमियत भी आ जाएगी कि औरत को जवाब दिए, ये उसकी इज्जत नहीं करते जी, माएं बहनें नहीं है। पीटीआई ने कोशिश तो की थी कि मतलब पीटीआई ने कोशिश तो की थी कि मतलब फिरदौस आवान को इसके मुकाबले में लाए, लेकिन जाहिर है दोनों के फर्क है, कैलिबर का भी फर्क है और दोनों की जबान का भी फर्क है। और जाहिर है फिरदौस आवान मतलब दूसरे तीसरे नंबर की वो है क़यादत है पीटीआई की, जबकि ये सफ़े अव्वल की क़यादत में है। तो जाहिर है इसकी बातें ज्यादा सुनी जाती हैं, इसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसका ये भरपूर फायदा उठाती है। सही है। असद भाई आपकी तरफ आते हो, आप लाहौर में हैं माशाल्लाह, और लाहौर के जो लोग हैं वो कैसे फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जलसा होने जा रहा है 13 तारीख को, और इन्होंने ये भी बात की है कि जो एमएनए एमपीए हैं किसी भी पार्टी के, उन्होंने कहा है जो भी हैं उनको मैं कह रही हूँ, अगर उन्होंने दबाव के नीचे आकर कुछ काम किया तो उनके घर पर लोग घेराव करेंगे। इस सब का क्या मतलब? काई साहब आज क्या हो रहा है? आज आपकी माइक ऑफ है आपका, आज गड़बड़ हो रही है आपके साथ जी। ओके ओके ओके। अच्छा, इन्होंने आज कहा कि प्यार मोहब्बत का इजहार किया, तो आज आपको पता है एक दीवाने ने हाथ के मोटे उसके कंधे के ऊपर थोड़ा सा हाथ भी रखा तो उसको थप्पड़ पड़े हैं। लास्ट टाइम इसी तरह का एक, हाँ जी, उसको बाकायदा मारा, थप्पड़ नहीं पड़े। हाँ वो कह रहे हैं थप्पड़ नहीं पड़े, बाकायदा मारा गया है और गो नवाज। अच्छा, लास्ट टाइम भी हुआ था, कोई एक बच्चे ने इस तरह किया तो उसको भी इन्होंने उसके दिल में कूट कर मोहब्बत भरी। तो फिर जब ये इतनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं तो लोग फिर निकलेंगे ना। पहली बात यह है कि इन्होंने अल्फाज बहुत बड़े कह दिए, हम जलसा कामयाब करेंगे, ये होगा, तो वो अपने कहे अल्फाज को पूरा करने के लिए आप बीपी तबदो कर रही है, तो उसके अंदर ये होगा कि जोर लगा रही है। आपको देखा गली मोहल्लों में इतनी मेहनत आज तक किसी पार्टी ने किसी ने नहीं की, लेकिन मैं बीबी को एक दफा कम से कम दाद दूंगा कि वो स्ट्रगल जरूर कर रही है, लेकिन जब आपकी किस्मत साथ ना दे रही है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सही, बिल्कुल सही है। तो मैं कमेंट करूंगा जी इस पे मैं कमेंट करूंगा। उन्होंने आज अपने जिनके साथ पानीपत की आखिरी लड़ाई होनी है लाहौर में, हमजा शहबाज, उसको भी बाकायदा उसके हलके में जाकर उसकी हमायत में नारे लगवाए हैं कि ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम हमने सुना है कि हम तो पहले ना 2 लॉबीज चल रही हैं, तो हमजा के लिए जो हालांकि वो जेल के अंदर है बाकायदा नारे लगवाए हैं क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्योंकि जो पंजाब के अंदर जो पटवारी थानेदार ये वो सारा हमजा शहबाज ने उस पे ऊपर काम किया हुआ था। ये तो फेडरेशन में थी, फेडरल गवर्नमेंट में थी, तो वहां पे जो उसने जो नारे लगवाए हैं वो जो उसने जो वहां के जो वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के,
उनकी जो सिंपैथी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो कह रहे हैं ना, जिस तरह अपना काजी साहब, असद काजी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनाब वो आखिरी दम तक वो कोशिश करेगी कि मेरा 13 का जो दिसंबर का जो जलसा है वो कामयाब हो। जो लेकिन वो कल हमें क्लियर हो जाएगा कि जो बाकी 11 पार्टीज में बकाया जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, उनका क्या रोल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वहां पे तो उनके खिलाफ केस हो गया था कराची के अंदर, और यौम तासीस भी कोई इतना कामयाब नहीं हो सका जो पीपल्स पार्टी का जो जलसा था मुल्तान के अंदर। और लेकिन उसमें कामयाब बनाने के लिए उस्मान बुज़दार साहब को बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इस किस्म की जो हरकतें करनी शुरू कर दी कि गिरफ्तारियां शुरू कर दी ऐसे कंटेनर। मैं इसी तरफ आ रहा था इफ्तिखार भाई। यसर भाई आप बताएं कि जो पंजाब हुकूमत है वो कह रही है हम जलसा नहीं करने देंगे, और जो वफाक में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी इनको इजाजत है जलसा कर रहे हैं। ये दोहरा म्यार क्यों हो रहा है? देखें, ये मेरा ख्याल है ये दोनों मतलब जाहिर होगा वही जो वफाक चाहेगा और पंजाब को वही करना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। अब ये है कि थोड़ा सा झाका भी देना होता है ना, कि दोनों तरफ कंफ्यूजन भी रखना होता है कि मतलब उनको कंफ्यूज भी रखेंगे कि देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बेहतर पॉलिसी मेरा ख्याल इमरान खान वाली और सेंटर वाली अच्छी है कि इनको इजाजत दे दे, और उसके बाद ये जो लाइटिंग वाले हैं या लाउड स्पीकर वाले हैं या दूसरे लोग हैं उन पे बिल्कुल बाकायदा उन पे करना चाहिए, क्योंकि ज्यादती तो गलती तो वही कर रहे हैं ना। ये तो जो लोग फसाद करना चाह रहे हैं उनके मददगार साबित होंगे, तो उन पे पर्चा तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। अब अगर कुर्सियां अगर नहीं कोई देता तो कुर्सी वहां होती भी गिनती की है, मेरे ख्याल अगले 1000 10,000 जो है वो कुर्सियों पे होते हैं, बाकी तो सारे जो होंगे दूसरे ही होंगे। इस वजह से असल में होगा वही कि जो सेंट्रल चाहेगा। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एहतजाज में, 126 दिन का धरना, इतने बड़े एहतजाज, लॉन्ग मार्च, उसे इन सारी चीजों का पता है कि एंड रिजल्ट क्या निकलना है। जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर चीफ ने ही डिनाई कर दिया तो भैया आपकी सारी मेहनत बेकार है, वो चाहे 120 नहीं 150 दिन का धरना भी आप दे रहे। तो इमरान खान को ये है कि मेरे साथ एक ही पेज पर है, तो जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, निकलें खुले आम, जहां मर्जी जिस जगह चाहते हैं जलसा करें, तो वफाक की पॉलिसी अपनी जगह ठीक है। तो एक चीज ये है कि पंजाब गवर्नमेंट अपना थोड़ा बहुत दिखा रही है कि भाई पंजाब में भी हमारी हुकूमत है। बुज़दार साहब कहते हैं मैं भी कहीं ना कहीं नजर तो हूँ, कहीं ना कहीं मेरी भी तो अहमियत हो, तो वो भी अपना बताना चाह रहे होते हैं, तो अच्छा है थोड़ा सा नजर देना। तो ये कमेंट भी साथ साथ आ रहे हैं। ये कमेंट आया, वो कह रहे हैं सॉरी सर, ज़हीन नहीं झूठी और मकार है। बहरहाल लोग जो है उनके अपने हालात हैं। जी भाई आपकी तरफ आता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब, मैं एक छोटी सी इस पे बात करूं। इन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। जी जी, वो बड़ा मशहूर एक शेर है कि अकल थी बहवे तमाशाए लबे बाम भी, वो था ना बहुत, इकबाल का बड़ा मशहूर है कि मतलब बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, ना वो बेखतर कूद, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। तो ये दरअसल अकल शरीर है। ये जो अकल है ये अकल शरीर है। जी ये सब भाई आप ये सब भाई जरा खत्म करें अपना कमेंट। मैं ये कह रहा था कि वो जैसे उन्होंने कहा था ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम भी, तो किसी आलिम से पूछा कि ये जो अकल है ये क्या, किसके लिए कह रहे हैं कि ये जो अकल है ये अकल शरीर है। एक तो अकल सलीम होती है ना, एक अकल शरीर है। ये वाकई ज़हीन, मैं अभी भी कहता हूँ कि ज़हीन है। देखें ये जो चोर डाकू होते हैं, क्या ये ज़हीन नहीं होते? बहुत ज़हीन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी इफ्तिखार भाई मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो तो डंडे कह रहे हैं जी उठाएं, हम कोई मुर्दा लाशें थोड़ी हैं जब हम आएंगे। तो ये तो मतलब कि अवाम और हुकूमत के दरमियान लड़ाई कराने वाली बात है। वो इसमें अब दो बातें हुई आज ना। आज वजारत दाखिला में इजलास भी हुआ है। पहले तो उनकी वो फुटेज भी आई है, डंडों के अलावा क्लाशनकोफे भी वो लेकर फिर रहे हैं। और दूसरा जो मलेशिया जो है, इन्होंने जो बुलाई हुई, ये बाकायदा जो वर्दियां पहन के, इसको उर्फे आम में मलेशिया जो है, मलेशिया बनाई हुई है, प्राइवेट मलेशिया जिसे कहते हैं, आर्म्ड मलेशिया। तो उसको भी उन्होंने आज देखना शुरू किया। वैसे हम पर भी वैसे इन पर भी तुफ है कि ये पीटीआई गवर्नमेंट पर जिस वक्त सुबह जलसा होना तो आज उनको उनके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो इन लोगों को देखना चाहिए कि अगर अब
अब एक और भी थ्रेट है, टेररिस्ट थ्रेट, वो जो कह भी चुके हैं, इंटेलिजेंस रिलीज हुई है, डेलिब्रेट लीकेज भी होती है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, उसमें कहा गया कि लाहौर में कोई एक टॉप पॉलिटिकल लीडर को भी मर्डर किया जा सकता है, ताकि एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो क्रिएट किया जाए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। तो वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कौन सी हैं, वो मैं आगे भी जिक्र करता रहता हूं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें मुसायद है, रा है, MI5 MI6 है, CIA है, और ये अफगानिस्तान की NDS जो है वो काम कर रही है। तो अगर इस किस्म की कोई बात होगी, आप जरा विजुअलाइज करें, अगर खुदा न खासा मरियम पर फायर हो जाता है, या उस पे फायर हो जाता है जो आपका दोस्त है, क्या नाम है, फजलुर रहमान साहब, और उसके जो दूसरे जो है किसी पर भी फायर हो जाता है, तो वो ये ऑब्वियसली PTI गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टर्मोइल क्रिएट हो सकता है। तो लिहाजा इस चीज को भी देखना चाहिए कि सिर्फ जलसा करने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि इन ऐसे मामलात पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, खास तौर पे जो विंग है हमारा ISI का, उसको देखना बड़ा जरूरी है। इनकी जो स्ट्रेटेजी जो है, जो दुश्मन की भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि इस के जो जलसे, आज उसके सर पे सोटी मारी गई है, वो उसके मरियम के जाते हुए शादरा में, तो लिहाजा उसको भी देखना चाहिए कि अगर इस तरह सोटी लग सकती है तो कोई गोली भी मार सकता है उसको, और उसमें आप देख लेंगे, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अल्लाह सबको खैरियत से रखे। काई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, पहली बात ये है कि मैं एक सवाल और इसमें ऐड करता जाऊं कि जब भी कोई हुकूमत में होता है और अपोजिशन कोई जलसे वगैरह करने जाती है, तो उनको यही कहा जाता है कि खतरा है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है। इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। हाँ कैसा, पहली बात ये थी कि आपने देखा कि एक चीज तो क्लियर हो गई कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है। फजलुर रहमान बार बार यही चाह रहा है कि कहीं किसी जगह तसादम पैदा हो और फिर वहां जाकर ये अपना कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा सके। एक बात सबको पता है कि एक जलसे के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इनके पास है। जो मरियम कह रही है कि अगर मैं लाहौर के अंदर ये जलसा कामयाब ना कर सकी, उसके लिए जीने मरने का मुकाम है। अगर लाहौर, क्योंकि लाहौर बेस है, लाहौर के अंदर ये जलसा किसी सूरत कामयाब नहीं होता, तो फिर यहीं पर इनकी सारी तगोदो जितनी कोशिश ये हो रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। और साथ में ये कि इस मौके के ऊपर ही तो गैर मुल्की इदारे, गैर मुल्की एजेंसियां फायदा उठाने के लिए ताक में होती हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त उस दोराहे पर है जहां पर अब पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है। तो वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अगर पाकिस्तान को रोक लिया जाए तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ नहीं रुकता तो इसके बाद पाकिस्तान किसी के हाथ में नहीं आएगा। ग्वादर आपका खामोशी से चल रहा है और CPEC का रूल पर काम हो रहा है, तो काम बहुत ज्यादा बेहतरी में कर जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इन मसाइल से निकल आएंगे। ये हमें पाकिस्तानियों को फायदा नहीं दे रहे, गैर मुल्की को फायदा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं। जी इफ्तिखार भाई, एक सवाल और है। जी जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, हमारे दो मसले में, टाइम हमारा शॉर्ट है। दो इंपॉर्टेंट बात है कि एक आर्मी चीफ जो है इंडिया के, वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और जो वजीर खारजा सुब्रमण्यम है और वजीर मुमलिकत जो है इंडिया के, वो अमान, कुवैत और बहरीन के दौरे पर हैं, ठीक है ना। जबकि हमारी जो पॉलिटिकल, जो डिप्लोमेटिक जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो हमें ये पॉलिटिकल टर्मोइल में इस किस्म के चक्कर में फंसाकर अब जो हमारी वजारत खारजा है उसको इसकी तरफ तवज्जो देने चाहिए कि जो इंडिया का आर्मी चीफ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो वो दौरा कर रहा है उधर, सिक्योरिटी एंगल्स को वो इफ्तिखार भाई, जाने से पहले कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये जो किसान बरादरी उठ खड़ी हुई है इंडिया में, पहले तो चीन की वजह से बहुत परेशान थी मोदी सरकार, और उसके बाद अब ये किसान जो है ये भी उठ खड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया में ये जो खालिस्तान की एक तहरीक है वो कितना जोर पकड़ेगी? देखें, ये सबसे पहले तो आपने देखा जस्टिन ट्रूडो जो है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज को उनको सपोर्ट किया है कि किसानों के ऊपर जो जुल्म किया है वो आप उसको उस पर हाथ हौला रखें। मोदी को, सरकार को कहा है। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर 18 सिख हैं, ठीक है ना, 18 सिख MPs हैं, और जबकि इंडिया के अंदर जो इनकी लोकसभा है उसमें 13 MPs हैं। आप उसमें अंदाजा कर लें कि जो उसमें जस्टिन ट्रूडो पर इन्होंने बड़ा इंडिया ने क्रिटिसाइज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया कि उसको
इंटरनल अफेयर्स में। लेकिन मेरा साथ मैंने आज ट्वीट भी किया उनको, कैंडिडेट गवर्नमेंट को, कि भाई आपको यहाँ पे वायलेशंस नजर आ रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आ रही है, लंदन में नजर आ रही है, बहुत बड़ा ठीक है ना? एहतजाज। जी जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जी जी, मैं कह रहा हूं 36 एमपीज हैं, उन्होंने खत लिखा है इनको, जो आपके बर्तानिया के 36 एमपीज हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। बर्तानिया के अंदर भी जो है, जो लोग, जो सिख कम्युनिटी, खास तौर पर सिख कम्युनिटी के, जो कहते हैं जी खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अब वहां के एक अमरजीत सिंह है, उनसे हमारी बात हो रही, अमरजीत सिंह है जो सिख लीडर है, उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने गिला किया कि जनाब पाकिस्तान क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता। तो आपको याद होगा कि ये जो भिंडरावाला था 1984 में उनको मर्डर किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार शायद जून के अंदर हुआ था 1984 में। उसके बाद इंदिरा गांधी को मर्डर कर दिया गया था 31 अक्टूबर 1984 को। तो उसके अपने ही जो दो गार्ड थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, उन दोनों को, एक को तो वहां मौके पर मार दिया था, बाद में एक को फांसी हो गई थी। तो लिहाजा जो ये जो सिख खास तौर पर जो खड़े हुए हैं, वो ये सिर्फ ये 3 लॉज नहीं है एग्रीकल्चर के, वो जो उसके अंदर जो घुटन थी वो सडनली वो बाहर निकल आई है, और खास तौर पे जो पंजाब के, और इसी तरह जो पूरी दुनिया के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो ज्यादा वाइब्रेंट हो गई है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी तो सिर्फ इसके अंदर जो अभी तक वो नहीं निकला है, अगर कश्मीर के जो मुसलमान हैं जो उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल है, सिखों के प्रोटेस्ट में भी शामिल है मुसलमान कम्युनिटी, अगर वो कश्मीर के मुसलमान और सिख कम्युनिटी जो है, और जिसको पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है, मॉरली सपोर्ट करता है, करतारपुरा के हवाले से आप देख लें, तो वो हमें जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें चाहिए कि जनाब आप भी अमरजीत सिंह की दावत पर उनके जो डिप्लोमेटिक कम से कम आप बयानात दें, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों सोई हुई है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। और ये सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं है, वहां पे 12 से 14 जो है तहरीके अलहदगी की तहरीक चल रही हैं, तो हमें उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। जी इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मतलब कि वहां तो रात की अब तकरीबन पौना 1 हो गया होगा, या ना 11:15 हो गए होंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी। जी,